सत्ता के गलियारों में एक ऐसा नाम है जो सुर्खियों में तो कम ही रहता है, लेकिन जिसके फैसलों से देश की दिशा तय होती है। वो नाम है अजीत डोभाल। तो आज हम जानेंगे उस शख्स की कहानी जो एक जासूस से भारत के सबसे शक्तिशाली रणनीतिकार बन गए। और यही उनका स्टाइल है, पर्दे के पीछे से काम करना। वो सुर्खियों से दूर रहते हैं क्योंकि आखिर असली ताकत कैमरों के सामने नहीं बल्कि बंद दरवाजों के पीछे लिए गए फैसलों में होती है। और उन फैसलों में डोभाल हमेशा सेंटर में रहे हैं। और शायद इसीलिए लोग उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक निकनेम नहीं है, ये असल में उनकी शख्सियत के दो पहलुओं को दिखाता है। एक तरफ जमीन पर काम करने वाला एक बेखौफ जासूस, और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा की बड़ी रणनीति बनाने वाला एक सुपर कॉप। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर कैसे एक होनहार युवा अधिकारी भारत की खुफिया एजेंसी का सबसे बड़ा चेहरा बन गया? चलिए इस सफर की शुरुआत में चलते हैं। देखिए, उनका करियर कितनी तेजी से आगे बढ़ा। 1968 में आईपीएस ज्वाइन करने के सिर्फ 3 साल बाद 1971 में उन्होंने केरल में हुए बड़े दंगों को शांत करवाया। उनके इसी काम करने के तरीके ने सबका ध्यान खींचा और ठीक 1 साल बाद 1972 में उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में ले लिया गया और उनकी पहली पोस्टिंग हुई मिजोरम में उग्रवाद से निपटने के लिए। और मिजोरम में उनकी पहली असली परीक्षा इंतजार कर रही थी। वहां पर लालडेंगा के नेतृत्व में अलगाववादी एक तरह से अपनी अलग सरकार चला रहे थे जिससे देश की एकता को सीधा खतरा था। ये एक ऐसा संघर्ष था जो सालों से चल रहा था और जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। अब देखिए, यहाँ डोभाल ने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि दिमाग का किया। उनकी रणनीति के 4 सीधे साधे कदम थे। पहला, उन्होंने दुश्मन की असली ताकत और कमजोरी दोनों को पहचाना, उनके 7 कमांडर। फिर अंडरकवर होकर उनका भरोसा जीता और सबसे बड़ा दांव, उन्होंने उनमें से 6 को अपनी तरफ कर लिया। अब जब लीडर लालडेंगा का पूरा सपोर्ट ही खत्म हो गया था तो उनके पास शांति वार्ता के लिए आने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। चलिए, अब बात करते हैं उन ऑपरेशनों की जिन्होंने अजीत डोभाल को एक लेजेंड बना दिया। ये वो मिशन थी जहां वो दुश्मन के घर में घुसकर काम कर रहे थे। साल था 1988। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर एक बार फिर से उग्रवादियों के कब्जे में था। अब देखिए, कुछ साल पहले हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार का विवाद अभी थमा नहीं था, तो सरकार सीधे हमला करने का रिस्क नहीं ले सकती थी। एक नए खुफिया तरीके की जरूरत थी। तो डोभाल ने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा काम किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो एक रिक्शा चालक के भेष में मंदिर में घुस गए। उन्होंने उग्रवादियों को यह यकीन दिलाया कि वो पाकिस्तान से भेजे गए एक एजेंट है जो उनकी मदद करने आए हैं। इस तरह उन्होंने न सिर्फ उनका भरोसा जीता बल्कि अंदर की सारी अहम जानकारी बाहर निकाली, जिसने इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया। लेकिन शायद उनका सबसे साहसी और खतरनाक मिशन अभी बाकी था। पाकिस्तान में 7 साल तक अंडरकवर रहना। सोचिए, एक छोटी सी गलती का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत था। ये एक ऐसा दौर था जो बहुत बड़े जोखिमों से भरा था। उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम पे नजर रखी। वो खान रिसर्च लैब्स के बाहर एक भिखारी बनकर बैठते थे। उन्होंने वहां के वैज्ञानिकों पर नजर रखी और एक नाई की दुकान से उनके बालों के सैंपल भी इकट्ठे किए। जब उन सैंपल्स की जांच हुई तो भारत को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पहला पक्का सबूत मिला। ये ऐसे मिशन थे जिनमें हर पल जान का खतरा था। तो 2005 में डोभाल आईबी चीफ के पद से रिटायर हो गए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि उनका प्रभाव अब खुफिया दुनिया से निकलकर राजनीति के मैदान में उतरने वाला था। रिटायरमेंट के बाद जो उन्होंने किया उसकी तारीफ भी हुई और उस पर काफी सवाल भी उठे। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या वो सिर्फ एक सुरक्षा विशेषज्ञ हैं या अब एक राजनीतिक खिलाड़ी भी बन चुके हैं? देखिए, इस स्लाइड में उनके 2 अलग-अलग पहलू दिखते हैं। एक तरफ तो उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन जैसा एक थिंक टैंक बनाया और एक सम्मानित एक्सपर्ट के तौर पर काम करते रहे। लेकिन दूसरी तरफ उनके आलोचक कहते हैं कि इसी थिंक टैंक ने 2011 के एंटी करप्शन आंदोलन को हवा दी और उन्होंने कश्मीर की राजनीति में भी एक अहम रोल निभाया। इससे वो खुफिया और राजनीति के बीच की लाइन थोड़ी धुंधली हो गई। और फिर आया साल 2014, जब वो सत्ता के बिल्कुल शिखर पर पहुंचे। उन्हें बनाया गया भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए। अब ये एक ऐसा पद था जिसने उन्हें देश की सुरक्षा नीति को नए सिरे से लिखने की पूरी ताकत दे दी।
और यहीं से सामने आया डोभाल डॉक्ट्रिन, जिसे डिफेंसिव ऑफेंस भी कहते हैं। इसका मतलब क्या था? सीधा सा मतलब था कि अब भारत अपने ऊपर हमले का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर खतरों को खत्म करेगा। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो या 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये सब इसी नई सोच का नतीजा थे। और माना जाता है कि इन दोनों के मास्टरमाइंड डोभाल ही थे। शायद एनएसए के तौर पर उनका सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा ऑपरेशन था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना। और ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। ये एक ऐसी योजना थी जिस पर सालों से बिल्कुल खामोशी से काम चल रहा था। ये कोई अचानक लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। जैसा कि इस टाइमलाइन में हम देख सकते हैं, इसकी नींव तो 2014 से ही रखी जा रही थी। 2015 से 18 तक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और अलगाववादियों की फंडिंग रोकने पर फोकस किया गया, और फिर जुलाई 2019 में धीरे धीरे सैनिकों को वहां भेजा गया, और आखिर में 5 अगस्त 2019 को पूरी गोपनीयता के साथ इस प्लान को अंजाम दे दिया गया। तो सवाल उठता है कि अजीत डोभाल को इतिहास में कैसे याद किया जाएगा? खैर, उनकी विरासत पर आखिरी फैसला तो अभी लिखा जा रहा है। उनकी विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कीर्ति चक्र। अब ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। आमतौर पर यह सिर्फ सेना के बहादुर जवानों को मिलता है, लेकिन अजीत डोभाल ये सम्मान पाने वाले पहले पुलिस अधिकारी हैं। ये अपने आप में उनके असाधारण काम को दिखाता है। उनके बारे में एक कहावत बहुत मशहूर है कि जहां सबकी सोच खत्म होती है, वहां से अजीत डोभाल की सोच शुरू होती है। अब ये लाइन अपने आप में एक ऐसे रणनीतिकार की छवि बना देती है जो अपने दुश्मनों से हमेशा कई कदम आगे चलता है। तो उनका करियर एक बहुत ही जटिल तस्वीर पेश करता है। एक तरफ वो एक ब्रिलियंट ऑपरेटिव हैं जिसने बेशक देश के हितों की रक्षा की, और दूसरी तरफ वो एक बेहद शक्तिशाली शख्स हैं जिसने सत्ता के गलियारों में अपनी जगह बनाना बखूबी सीखा। लेकिन एक बात तो तय है, उन्होंने भारत पर एक ऐसा निशान छोड़ा है जो गहरा भी है और जिसे हमेशा याद रखा जाएगा।